राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। तो मेरे साथ आज जुड़ गए हैं भाई अवनीश पीएन शर्मा जी, प्रारब्ध के फाउंडर एंड एडिटर। अवनीश भाई राम राम। बाबा जी प्रणाम। सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम, जय जय श्री राम। ममता बनर्जी हाई कोर्ट से तो मुंह की खा के वापस आ गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। वो भी मैंने सुना एक एक नहीं, तीन तीन रिट दायर हो गई हैं। पर सर सवाल यह है कि ममता बनर्जी वाकई इससे डिफेंसिव हुई हैं? उनके ऊपर कोई फर्क पड़ा है या वो अपनी थेथरई, उन्होंने जो राजनीति में थेथरई की एक शैली है, उस शैली को वो फॉलो कर रही हैं? लालू की भी ऐसी एक थेथरई वाली शैली होती थी, थेथर बन के बात करो, तर्क पे बिल्कुल, फैक्ट्स पे बिल्कुल बात मत करो, अनर्गल प्रलाप करो, आरोप लगाओ। इस पे आज हम चर्चा करेंगे, पर चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी काम। मित्रों, ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। इसका मूल्य है 600 रुपया। आप इसको मंगा सकते हैं, ये मेरे लेखों का संकलन है। इस पुस्तक की बिक्री से जो भी राशि प्राप्त होगी वह हमारे मंदिर में प्रस्तावित गौशाला और पशु चिकित्सालय में खर्च होनी है। ये जो नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है 7696409623, इस पे आप अपनी सहायता राशि भेज कर ये पुस्तक मंगा सकते हैं। इससे कम ज्यादा भी भेज सकते हैं। गौशाला में यदि आपको ज्यादा सहयोग करना है वो भी कर सकते हैं। ऊपर क्यूआर कोड है, उस पर भी भेज सकते हैं और इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपना एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड, जिससे आपको ये पुस्तक भेजी जा सके। अब आ जाते हैं अवनीश भाई के पास पुनः वापस। अवनीश भाई, सर इस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को अपने प्रदेश में काम न करने देना, उन पे हमला कर देना, मतलब एक मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी गुंडागर्दी, ये तो सर और भी बड़े कुख्यात मुख्यमंत्री हुए हैं इस देश में, पर सर ममता बनर्जी ने नया रिकॉर्ड, नया लो कायम कर दिया है भारतीय राजनीति में। क्या कहेंगे सर आप इस पे, और आज के जरा घटनाक्रम पे बता दीजिए। बिल्कुल सर। सर आपने कहा कि ममता बनर्जी गुंडई, ममता बनर्जी ने अपनी छवि लड़ाका की बनाई थी और तब गुंडई शब्द उनके लिए ठीक था, लेकिन अब ममता बनर्जी चिरकुटई कर रही हैं। चिरकुटई, थेथरई और चिरकुटई, आप ये दो शब्द कहें तो ज्यादा बेहतर है। कलकत्ता हाईकोर्ट में हुआ क्या? पहली थेथरई उन्होंने की जब ईडी गई कि हमने रेड डाली थी और उस रेड में तृणमूल का कोई मतलब नहीं था, हमने कोयला घोटाले में रेड डाली थी और सिटिंग चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई, उन्होंने कागज लूट लिए, ईडी के अधिकारियों को धमकाया। ये शिकायत लेके ईडी पहुंची थी कलकत्ता हाईकोर्ट। ममता बनर्जी ने क्या किया, वहां अपने टीएमसी के गुंडों को भेज दिया जो वकील की शक्ल में थे, जो अदालतों में मौजूद होते हैं, हर पार्टी के होते ही हैं लीगल सेल के लोग। और आखिरकार जज को 14 तारीख यानी कल जो बीता है उस दिन की तारीख देनी पड़ी और कहा सब लिख के ले आइए। अब देखिए ममता बनर्जी फंस कैसे रही हैं, जरा बहुत गंभीरता से दर्शक इसको सुने। ये लीगल मैटर्स हैं। नेताओं की भाषणबाजी सड़क पर ये दूसरी बात होती है, और जब कागज पर लिखंत पढ़ंत में आ जाते हैं और कोर्ट में आ जाते हैं तो औकात में आ जाती है सारी चीजें। कैसे औकात में आया है मैं आपको बता रहा हूं। ममता बनर्जी ने एक एप्लीकेशन डाली कलकत्ता हाईकोर्ट में और कहा कि ईडी ने हमारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट तृणमूल कांग्रेस के चुराए हैं और उनको जब्त किया है। ईडी ने कहा कि भाई जिस प्रेमाइसेस में हमने रेड डाली थी वो तृणमूल कांग्रेस का प्रेमाइसेस था ही नहीं, वो तो प्रतीक जैन एक प्राइवेट कंपनी का घर था, उसके मालिक का, और उसका ऑफिस था। पहली लड़ाई यहां पर हार गई ममता बनर्जी। ईडी ने कहा कि हमने जब कोई डॉक्यूमेंट उठाया ही नहीं और सारी डॉक्यूमेंट ये चुरा के ले गई,
जिसके वीडियो फुटेज मौजूद हैं। खुद ममता बनर्जी ने नीली फाइल और हार्ड डिस्क लेके क्लेम किया कि मैं उठा लाया हूं, ऐसा बोला उन्होंने। तो साहब जब हमने कुछ उठाया नहीं तो हम दें क्या? दूसरी चीज, अगर हमने कुछ उठाया भी है तो वो तो तृणमूल का प्रेमाइसेस ही नहीं था। अब ममता बनर्जी यहां फंस गई कि भैया ये बताओ तृणमूल पार्टी के कागज किसी प्रतीक जैन के ऑफिस में क्या कर रहे थे। और कल कोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका को डिसमिस किया और कहा कि कोई आधार नहीं बनता है आपके इस रिट का और इस मांग का। ईडी ने कहा क्या क्या, जरा सा इसको ध्यान दीजिए। ईडी ने जी। ये कहा कि साहब एक तो हम गए थर्ड पार्टी के ऑफिस में रेड डालने, ये चली आई वहां पर धावा बोलने। धावा बोलने के बाद इन्होंने किया क्या क्या, हमारे कागजात लूट लिए जो हमको अपने पोजीशन में लेने थे, हमारे अधिकारियों को हड़का दिया। ईडी की बात मानी गई। ईडी ने कहा कि हमने जो रिट दिया था आपके यहां, जिस पर आपने 14 तारीख को सुनवाई की और ये सुनवाई होने नहीं दिया, मैं उस रिट को वापस लेता हूं। अब कोई पर्पज नहीं है क्योंकि हम अपनी रिटें लेके सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और आज जब हम आप बात कर रहे हैं 15 तारीख, तो अब लिस्टेड है 11:38 इस समय हो रहे हैं, अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है, किसी भी समय सुनवाई होगी। हम उसके तथ्यों पर बात कर लेते हैं कि किस आधार पर सुनवाई होगी। 3 याचिकाओं का आपने जिक्र किया। जो तीसरी लेटेस्ट याचिका लगाया है सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने, उन्होंने कहा है कि वहां के डीजीपी को आप सस्पेंड कीजिए क्योंकि डीजीपी ममता बनर्जी के साथ पार्टी बन के काम कर रहे हैं, हमारे काम में उन्होंने बाधा डाली है, हमारे डॉक्यूमेंट लुटवाए हैं और वो किसी भी हमारे एक्टिविटी या एक्शन में सहयोग नहीं कर रहे। एजेंसी ने दावा किया कि उन्होंने सर्च में रुकावट डाली, सबूत नष्ट किए, जरूरी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छीन लिए और ईडी के अधिकारियों को, हमारे अधिकारियों को धमकाया भी। ईडी की याचिका में मेंशन है, जो सुप्रीम कोर्ट में आज है, कि यह घटना संविधान और कानून के शासन का घोर अपमान है। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को लेके अब जबानी जमा खर्च नहीं, सुप्रीम कोर्ट की एक रिट और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में आ चुकी है ममता बनर्जी। ईडी ने उनको वहां घसीट लिया, उनका प्रारब्ध उनको वहां लेके आया है। मैं बता रहा हूं बड़े नतीजे आने वाले हैं इसके। अब ईडी का दावा है कि जब्त किए सबूतों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गतिविधियों से संबंधित कोई एक्शन नहीं है। पॉलिटिकल वेंडेटा धराशायी। ईडी ने लिख के दिया है सुप्रीम कोर्ट की याचिका में कि भैया जो एमपी एमएलए कोर्ट था जिसमें कोयला घोटाला का चल रहा है, हम उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सर्च डाल रहे थे। मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर मौके पर पहुंचकर ईडी अधिकारियों को धमकाया, प्रतीक जैन के घर और आईपैक के ऑफिस की तलाशी में रुकावट डाली। ईडी की याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद। जांच को कमजोर करने और सर्च के बाद ईडी अधिकारियों को डराने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिन्हें जांच के लिए सीबीआई को सौंपने की ईडी ने डिमांड किया कि सुप्रीम कोर्ट साहब ये सारा मामला सीबीआई को सौंप दीजिए। ममता बनर्जी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय जो पैसे की जांच करता है, उसके साथ क्रिमिनल जांच के लिए सीबीआई को इन्वॉल्व कर दिया। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि हाईकोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो इन्होंने जानबूझ के हंगामा किया, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए रूलिंग पार्टी के सपोर्टर्स को भड़काकर केस को टाला गया। उसके सबूत भी उठा के सुप्रीम कोर्ट को दे दिए। ईडी का दावा है कि फ्री और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आपका यानी सुप्रीम कोर्ट का दखल जरूरी है। सबूतों को सुरक्षित रखना और यह मैसेज देना बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल ऑफिस में बैठा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ये सारे पॉइंट्स तब हैं जब कलकत्ता हाईकोर्ट में टीएमसी की याचिका खारिज कर दी गई थी। टीएमसी ने कहा क्या था कि ईडी ने तृणमूल के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जब्त किए हैं। कोर्ट ने इस चीज को नहीं माना। यहां पर एक और बहुत बड़ा टेक्निकल और लीगल फ्लॉ किया है ममता बनर्जी ने। 10 तारीख को जब ईडी की रेड चल रही थी प्रतीक जैन के यहां, तब तक प्रतीक जैन एक कंपनी का मालिक था जो ईडी को पॉलिटिकल सेवाएं दे रही थी। 11 तारीख को ममता बनर्जी ने, अगले दिन यानी 11 तारीख को ममता बनर्जी ने उसको अपने आईटी सेल का चीफ बना दिया, सिर्फ ये पैंतरा खेलने के लिए कि प्रतीक जैन का वो प्रोमाइसेस
तृणमूल का प्रेमाइसिस था, क्योंकि वो हमारे आईटी चीफ का घर है, हमारे आईटी चीफ का ऑफिस है। लेकिन घटना डॉक्यूमेंट्स में, वीडियोस में दर्ज है कि घटना हो जाने के बाद ममता बनर्जी जब डॉक्यूमेंट लूट आई, उसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से ऑफिशियली जोड़ा है प्रतीक जैन को, न कि उससे पहले वो तृणमूल कांग्रेस से किसी भी ऑफिशियल पोस्ट से जुड़ा हुआ। अब सर देखिए होता क्या है, इसको समझने की जरूरत है। हम लोगों की सामाजिक अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। हकीकत यह है कि ऐसे दर्जनों उदाहरण मैं आपको व्यक्तिगत बता सकता हूं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। नेता जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में किस तरीके से शाब्दिक बकवास करते हैं, लेकिन जब वर्किंग टेबल पर बैठते हैं तो चुपचाप ऑफिशियली और सर करके, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे बाकी एजेंसियां हो, उनके सामने इस तरह की कार्रवाई करते हैं। ममता बनर्जी उस्ताद थी अब तक इस मामले में। वो करती क्या थी कि जब वो होम मिनिस्ट्री के साथ टेबल पे, मैं एक वाकया खाली आपको बताऊंगा, ऐसे मेरे पास दर्जनों उदाहरण। जब बीएसएफ का जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं, पंजाब के वाकये से आप अच्छी तरह, पंजाब का उदाहरण भी यहीं दे रहा हूं कि उसने दायरा बढ़ाया और केंद्र सरकार ने यह कहा कि नहीं, जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं उसमें बीएसएफ का दायरा बढ़ाया जाएगा। भगवंत मान सरकार ने भी, याद कीजिए, उस समय शाब्दिक किस तरीके से विरोध किया था अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ने कि नहीं नहीं ये क्या तरीका है, हमारे काम में दखल है, हमारे काम में दखल है। ठीक यही ममता बनर्जी ने किया था। उत्तर प्रदेश ने नहीं किया था, बॉर्डर स्टेट है, इसको भी बॉर्डर स्टेट माना जाता है ना, नेपाल का बॉर्डर स्टेट है, तो वहां भी एसएसबी है, यहां तो एसएसबी है, तो एक म्यूचुअल दोनों में समझौता है कि यहां बीएसएफ नहीं बल्कि एसएसबी लगी हुई है। ममता बनर्जी ने भी, याद करें दर्शक, उस समय कितनी बकवास किया था, लेकिन जब वर्किंग टेबल पर बैठी तो सारी चीजें मानते हुए चुपचाप बीएसएफ को उतनी जमीन सौंप दी, चाहे पंजाब हो चाहे वेस्ट बंगाल हो। इलेक्शन कमीशन में ये जो अभी हाल का वाकया है, उसके एक वीडियो तैर रहे हैं जिसमें कुछ जर्नलिस्ट जो कवर करते हैं पार्टी टू पार्टी और इलेक्शन कमीशन, उन्होंने ये खुलासा किया कि अंदर व्यवहार कुछ और होता है, बाहर निकल के बकवास कुछ और होती है। ममता बनर्जी की राजनीतिक आदत शुरू से यही रही है। ममता बनर्जी ने कभी ज्योति बसु, ज्योतिदा के एम्बेसडर कार के बोनट पर चढ़ के अपनी लड़ाका छवि बनाई, कभी वो हाउस में डॉक्यूमेंट उठा के फेंक देती थी। तो ममता बनर्जी ने वो इल्यूजन क्रिएट किया जिसकी वजह से लेफ्ट के 30 साल के सत्ता के बाद इनको बंगालियों ने सत्ता सौंप दी। लेकिन सर एक चीज बताएं आपको, बंगालियों के मॉडल को इन्होंने अपना के, ये 15 साल है जब इनकी सत्ता चल रही है, अब इलेक्शन आने वाले हैं, तीसरा टर्म में है ममता बनर्जी। लेकिन याद कीजिए कि 30 साल लग गए वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्टों की सत्ता समाप्त होते हुए। कारण ये कि तब सोशल मीडिया नहीं था, तब पब्लिक मीडिया नहीं था, और दूसरी बात, केंद्र में 2014 के बाद जो परिवर्तन हुआ है, ये माहौल नहीं था, इसलिए वो 30 साल खींच ले गए। लेकिन ममता बनर्जी का दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए या प्रारब्ध कहिए, जो कुछ भी कह लीजिए, अब इन 15 सालों में सोशल मीडिया भी है। 2014 में एक दूसरे तरह की अपेक्षा भी इस देश में पैदा हो गई है। 2011 का इलेक्शन ममता बनर्जी ने जब सत्ता छीनी थी, उस समय तक भारतीय जनता पार्टी का कहीं दूर दूर तक कोई नाम लेवा नहीं था, पूरे देश में नहीं था, वेस्ट बंगाल में क्या कहें। लेकिन तब से स्थितियां बदल गई हैं, इसलिए सत्ता के चरमराने और ढहने की स्पीड भी डबल हो गई है। जो काम ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ 30 साल में किया, वही काम उनके साथ उसकी आधे समय यानी 15 साल में होने जा रहा है। ममता बनर्जी एसआईआर से राजनीतिक लड़ाई हार चुकी है। परसों ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी। बहुत सारे लोग, राष्ट्रवादी भी इस बात से लेके कंफ्यूज हैं थोड़े से कि भैया वेस्ट बंगाल में इतने सारे नाम कटने थे, कटे तो केवल 58 लाख नाम, लेकिन 1,68,00,000 नाम ऐसे हैं जिनमें दादा और पोते के बीच में 35 साल का अंतर है, बीच में बाप भी आएगा। वो डॉक्यूमेंट्स किसी के पास नहीं है क्योंकि वो सबके सब फर्जी हैं। 58 लाख तो वो हैं जो जेन्युइनली या तो नहीं रहे, दिवंगत हो गए, या माइग्रेट कर गए, वो ईमानदारी से कटे 58 लाख। असली फ्रॉड 1,68,00,000 नामों में है, जिनमें माँ बाप के और लड़के की उम्र में 5-5 साल का अंतर है,
कई जगह तो बाप जो है लड़के से छोटा है उम्र में, एक ही नाम के बाप की कम से कम 100 150 औलादे टहल रही हैं आधार बनवा के। 1,68,00,000 असली फ्रॉड वोटर हैं। 58 लाख जो नाम कटे हैं वो जेन्युइन हैं, जो दिवंगत हैं, जो माइग्रेट कर गए या जिन्होंने कहीं और अपने नाम जुड़वा लिए। 1,68,00,000 की चोट ममता बनर्जी को पड़ी हुई वो चोट है सर कि एसआईआर ने इनका ताना बाना बिगाड़ दिया है। दूसरा राजनीतिक, नहीं, एक 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 सर, ये 1,68,00,000 में से कितने नाम परमानेंटली कट जाएंगे? फाइनल जब बनेगी तो आपको क्या लगता है अभी टोटल लॉस कितना होने जा रहा है वोटर का बंगाल में? टोटल लॉस सर इस 1,68,00,000 में से बमुश्किल 10 या 15 लाख नाम वापस आएंगे। 1.5 लाख ये जोड़ लीजिए और 58 लाख ये जोड़ लीजिए। किसी भी सूरत में 2 करोड़ नाम वेस्ट बंगाल की लिस्ट से गायब होने, जिनमें 58 लाख तो जेन्युइन है, जिनको कटना ही चाहिए, दिवंगत और माइग्रेटेड, और ये 1,68,000 में से बमुश्किल 1 करोड़ 10 या 12 लाख आ जाएं तो 1,68,00,000 में से बमुश्किल 10 या 12 लाख आ जाएं। 1.5 करोड़ फर्जी फ्रॉड बोट जो बांग्लादेशियों जो और तरीकों से बनाए थे वो गायब हो गए। आईपैक के ऑफिस में ये सारे ही डॉक्यूमेंट थे जो कि एक प्रीमियम के तौर पर मिल गए थे, ईडी को मिलने थे, जिसको ममता बनर्जी अपनी पार्टी का डॉक्यूमेंट कह रही। तो ममता बनर्जी की उस साजिश, वो कोशिश करती हैं कि 20, 25, 30 लाख नाम और चले आए 1,68,00,000 में से, लेकिन ईडी के इस पूरे कांड के बाद उनका ये धराशायी हो गया, क्योंकि आईपैक ने जितने एजेंट्स, जितने कर्मचारी, जितने बीएलएस को कंट्रोल कर रहा था आईपैक फ्रॉड तरीके से, बिल्कुल एक प्लानिंग, कारपोरेट प्लानिंग के तौर पर, जो एक अवैध तरीके का काम किसी के लिए करता है, वो नेटवर्क पूरा ध्वस्त हो गया है। ईडी के यहां छापेमारी के दौरान जो कांड किया ममता ने, उसका साइड इफेक्ट आया कि उनका वो जो ग्रे नेटवर्क था, वो नेटवर्क पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया और ये अब एजेंसियों के निगाह में है। आज अगर सीबीआई ऑर्डर हो जाती, और मैं कहता हूं, लोग कहेंगे कि कोर्ट से अगर नहीं हुआ सीबीआई तो क्या कर लेंगे? सर, सीबीआई ऑर्डर करने के 2 ही तरीके होते हैं ना, या तो कोई राज्य सरकार या एजेंसी डिमांड करे और केंद्र सरकार उसको ऑर्डर कर दे, होम मिनिस्ट्री कि हाँ ठीक है, यही होता है। कई मामलों में जब राज्य सरकार डिमांड नहीं करती तो लोग कोर्ट जाते हैं और कोर्ट ऑर्डर कर देता है सीबीआई इंक्वायरी के। ये 2 ही तरीके हैं। यहां पर क्या ईडी जो सरकारी एजेंसी है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी, अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की इंक्वायरी नहीं मंजूर की या नहीं ऑर्डर किया, तो फिर उसके बाद केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री ऑर्डर कर देगी किसी न किसी सूरत में। तो जो ममता बनर्जी का मामला केवल ईडी में और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के फ्रॉड से, कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ था, अब उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसी सीबीआई इन्वॉल्व हो जाएगी। और सीबीआई जब जांच करती है तो खाली रुपए की जांच तो करेगी नहीं, वो तो ईडी की जांच करेगी। सीबीआई लूट, छिनैती, धमकी, इसकी जांच करेगी ना। तो ममता बनर्जी ने अपने खिलाफ आपराधिक मामला शुरू होने की पूरी रास्ते खोल दिए हैं, और ये सारा का सारा उनका फ्रस्ट्रेशन से। और एक बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, वेस्ट बंगाल के जमीन से आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं। बिहार में हम लोगों ने क्या देखा सर? नीतीश सरकार की वापसी का सबसे मजबूत अगर कोई ग्राउंड बना तो वो महिला वोटर बनी थी, बिहार की महिला मतदाता है। सर, ममता बनर्जी की सत्ता जाने की सबसे मजबूत कारण वेस्ट बंगाल में बंगाल की महिला मतदाता बनने जा रही है। लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल का रिजल्ट आने दीजिए। स्थिति ये हो रही है कि तृणमूल के हिंदू मतदाता घरों की महिलाएं भी ममता बनर्जी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। जो स्थिति हमने बिहार में देखा था कि आरजेडी के घर की महिलाएं भी वो बीजेपी और नीतीश कुमार को उन्होंने मतदान किया, ठीक इसके उलट स्थिति ममता बनर्जी की सत्ता जाने के पीछे टीएमसी के हिंदू वोटर्स के घरों की महिलाएं ममता बनर्जी के खिलाफ वोट दे रही हैं। कारण क्या है? महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित अपने आप को अगर महसूस कर रही हैं आज की तारीख में, तो ममता बनर्जी के राज में। संदेश खाली महिलाओं का आंदोलन था,
आरजी कार में जो कुछ भी देखा है वहां की महिलाओं ने, वहां की लड़कियों ने, महिला शक्ति खुद इस बार तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है। और अब एक राजनीतिक इक्वेशन पर बात कर लेते हैं जो कि बड़ी जरूरी है। ममता बनर्जी हताश कहां से हैं और लगातार क्यों उनकी हताशा बढ़ती जा रही है? इस बार बंगाल में ट्रायंगल मामला सजा हुआ है। आप अगर देखिए तो विधानसभा चुनाव के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव में आते आते बीजेपी का वोट परसेंटेज घटेगा, लेकिन हुआ क्या? अगर नतीजे उठा के आप देख लीजिए, सीट भले घट गई 2024 के चुनाव में वेस्ट बंगाल में, लेकिन 2% वोट एनडीए का बढ़ा, बीजेपी का बढ़ा और तृणमूल का घटा। अब कुल मिला के 4 से 5% वोट का खेल है बीजेपी और तृणमूल के बीच में। अब जो नया राजनीतिक समीकरण वहां पर बना हुआ है, बीजेपी का वोटर इंटैक्ट ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा में 2% बढ़ चुका है, रख दीजिए किनारे, वो इंटैक्ट है। बांग्लादेश, महिलाओं और इन तमाम सेंटिमेंट्स को देखते हुए टीएमसी का जो हिंदू वोटर है, जिसमें महिला 80-90% शामिल है और कुछ पुरुष भी शामिल हैं, वो करीब 3% वोट आके टॉप अप हो रहा है, जो टीएमसी का हार्डकोर मत है, जो ममता बनर्जी को पड़ता रहा और हिंदू मत है, वो आके बीजेपी की तरफ आ रहा है, जिसमें महिलाएं सबसे बड़ी शक्ति हैं। 2% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, 3% अगर मैं एकदम रियायत से चलूं, लोएस्ट दे रहा हूं मैं, 3% या 5% आ गया। अब एक नया खेल, कांग्रेस, लेफ्ट, ओवैसी और ये जो बाबरी मस्जिद वाला है, क्या नाम है इसका, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, हुमायूं कबीर, ये एक अलग पूल बना के लड़ रहे हैं। मैं अब भी ये मानता हूं कि ममता बनर्जी के पीछे बंगाल का मुसलमान इंटैक्ट खड़ा है, लेकिन लेफ्ट को गिरी से गिरी हालत में 3-4% वोट तो आप देंगे ना। कांग्रेस 2-3-4% वोट लाएगी ना। कुल मिला के अगर इस गठबंधन ने 10% का भी डेंट लगा लिया, 10% भी मतदान में शेयर हासिल कर लिया, तो ममता बनर्जी का ही वो 100% वोट है जो उधर जाएगा, 10%। इस स्थिति में ममता बनर्जी को साफ तौर पर लगभग 8 से 10% का डेंट लगने जा रहा है और 5 से 6% की जरूरत है। ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, साफ तौर पर चुनाव हार चुके हैं। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से एग्रेसिव तरीके से इलेक्शन करा रहा है, हाँ सर देखिए, ममता अभी भी मैं एक बात कह रहा हूं, ममता बनर्जी की असली ताकत उनकी गुंडागर्दी और उनका गुंडा कैडर है, जो भाजपा के वोटर को घर से निकलने ही नहीं देता। उसमें जब तक डेंट नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं वहीं आ रहा था। ये सब अंक गणित दिखाने के बाद ये थ्योरी है, अब मैं प्रैक्टिकल की तरफ वहीं आ रहा था। अब हो क्या, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं कि कितना डरा हुआ है और कितना डराने में कामयाब हो गई। ये जो इन्होंने गुंडई दिखाई है ना ईडी के छापे के दौरान, ये दरअसल अपने काडर को ही ये संकेत दे रही थी कि अभी भी दम बाकी है, मैं इनसे पूरी तरह गुंडई करूंगी। उसी के साथ वो बीजेपी के वोटर को धमका भी रही थी कि ओए देख, बचाने वाला कोई नहीं है, मैं अमित शाह की ऐसी तैसी कर देती हूँ। मैं तो ईडी को पटक के मारती हूँ, मैं तो ईडी और अमित शाह को पटक के मारती हूँ, चौराहे पे मारती हूँ मैं। ये शुभेंदु अधिकारी से बड़ी आस लगाई है तुमने, इसको घुसने नहीं दूंगी और इसके गाड़ियों पर पथराव। याद कीजिए, रात के 8 बजे शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर जम के हमला हुआ और शुभेंदु अधिकारी को बिल्कुल एक जिला स्तरीय नेता की तरह जाके पुलिस चौकी में बैठ के धरनेबाजी करनी पड़ी। ममता बनर्जी ने ये कांड करके एक तरफ अपने काडर को कहा कि अरे शोल्डर ऊपर करो यार, गुंडई अभी कायम है, मैं हूं ना सबसे बड़ी गुंडी, मैं आगे बढ़ रही हूँ, तुम लोग भी अपने काम पे लग जाओ। एक तो ये, और उसका असर हुआ। ममता बनर्जी के काडर का जो शोल्डर डाउन हो गया था वो थोड़ा सा इस पूरे घटना से चौड़ा हुआ है। उसी के साथ साथ वो बीजेपी के वोटर को हड़का भी रही थी कि कोई बचाने वाला नहीं है, फिर काटूंगी, फिर कटवाऊंगी, याद रखना। अब ये करने के बाद इसका कितना असर बंगाल के वोटर पर हुआ है, जरा ये देखा जाए कि क्या वाकई वो डरा। हकीकत यह है सर कि रात में 8 बजे शुभेंदु अधिकारी के साथ जो कुछ भी इन्होंने किया, अगले दिन ठीक उसके अगली सुबह
शुभेंदु अधिकारी उसी रूट पर दोबारा निकले और उसमें भारतीय जनता पार्टी का काडर बेहद कम था। मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। जो भीड़ मजबूती के साथ शुभेंदु अधिकारी के पीछे चली है, सेम उसी रूट पर जिस पर उन्होंने पथराव कराया था, वो ये संकेत देता है कि बंगाल का हिंदू वोटर डर नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं डर रहा है। कारण जानते हैं क्या सर? ममता बनर्जी और लेफ्ट ने एक बड़ा पुराना एक फ्रॉड तैयार किया था। वो फ्रॉड बंगाली आइडेंटिटी, बंगाली अस्मिता, यहां तक किया था कि लेफ्ट 2 कदम आगे निकल के ममता बनर्जी कई बार भारत के और भारतीयता के ऊपर बंगाली को रख देती थी कि हमारा बंगाल, हमारी बंगाली अस्मिता। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है और लगातार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, ये वही बंगाली अस्मिता है जिसके चक्कर में फिर वापस ये अपने ही जाल में फंसे हैं, उस बंगाली अस्मिता को ऊपर रखते हुए कि तुम हिंदू बाद में है, यहां तक कि तुम एक बार भारतीय भी बाद में है, बंगाली तुम पहले। उसने ये देखा कि हाँ यार ठीक है, हम बंगाली पहले हैं, लेकिन हमारे बंगाली होने का नतीजा जरा देखो वहां बांग्लादेश में क्या हो रहा है। हम संख्या में जैसे कम हुए और कोई महा हिंदू विरोधी सरकार आके बैठ गई यूनुस जैसी, तो हम तो काटे जा रहे हैं वहां पे। अगर दीदी के साथ यही नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है? यहां भी हम काटे जा रहे हैं, डेमोग्राफी हमारी बदली जा रही है, इलाकों का माहौल देख रहा। और एसआईआर के दौरान जब उसने अपने पड़ोस के मोहल्लों से भागते हुए लाखों लोगों को, हजारों लोगों को देखा है, तो उसने नंगी आंखों से दिन के उजाले में देखा कि अरे वाकई यहां भरे हुए हैं, डेमोग्राफी हमारी बदली हुई है। तो ये सेंटिमेंट और उसके अलावा महिला अपराध और महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं में गजब का एक गुस्सा और विरोधी सेंटिमेंट है। वो अपने घर के पुरुषों की बात नहीं मानेंगी। ठीक वही जो बिहार में हो रहा हुआ, उसका ठीक उल्टा वहां होने जा रहा है। तो एक चीज इसके साथ और भी है, ममता बनर्जी पूरी कोशिश करेंगी। अब वो एक अपनी गुंडई से 2 चीजें, अपने काडर में जान फूंक रही हैं, इसकी कोशिश करेंगी, साथ में वो हिंदू वोटर को, बीजेपी वोटर को हड़काएंगी भी। ये दोनों काम करेंगी। साथ में वो अपीचमेंट भी कर रही हैं। वो दुर्गा आंगन क्या है? और सुनिए, वेस्ट बंगाल के इतिहास में पहली बार मकर संक्रांति का कल अवकाश किया है ममता बनर्जी ने। महाकाल कॉरिडोर, दुर्गा आंगन। लेकिन सवाल ये होता है सर कि क्या हिंदू इस चीजों को बाय करेगा? नहीं करेगा। ममता बनर्जी को दोहरा नुकसान है, उनका अपना टीएमसी हिंदू वोटर वो दरक रहा है, दूसरी तरफ जो थोक भाव से अकेले उनको मुसलमान का वोट मिलता था, उन वोटों में सेंध लगा रही है ये जो नया युग्म तैयार हुआ है लेफ्ट का, कांग्रेस का, ओवैसी का और हुमायूं कबीर का। जी, तो ममता बनर्जी के फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं। आज प्रतीक्षा की जाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट से नतीजा आता है। नहीं सर, बात तो फाइनली बात मैं तो एक ही जगह आके टिकाऊंगा कि क्या बंगाल का वोटर आजादी से, निर्भय होकर वोट डालने पाएगा? ये पॉइंट हमेशा खड़ा रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यही रहेगा। ये पॉइंट हमेशा खड़ा रहेगा। बस हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर 10% भी ईमानदारी से वोटिंग हो गई और जो इलेक्शन कमीशन नई व्यवस्थाएं कर रहा है, जैसे शहरों में छोटे अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स और सोसाइटी के बीच में छोटे छोटे पोलिंग बूथ बना रहा है कि मत निकलो बाहर, गुंडई करे होगी नहीं तो वोट डाल दो, प्लस सिक्योरिटी फोर्सेस का अच्छा डिप्लॉयमेंट हो जाए, क्योंकि ताकत फ्रॉड वोटों की, फर्जी वोटों की घट चुकी है ममता बनर्जी की, इसलिए मार्जिन बहुत कम रह गई है। थोड़ा सा धक्का लगेगा और थोड़ा एनवायरमेंट सही रहेगा तो ममता बनर्जी। और महिलाओं को आप कम मत रखिएगा, महिला फैक्टर बहुत तेज वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ है। लेकिन आपका प्रश्न बिल्कुल सबका प्रश्न है, सबकी चिंता है कि कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाता है। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो अवनीश भाई, बड़ी लंबी चर्चा हो गई, आपने समय दिया सर, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।